प्रश्न 4 दिया है कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार व्यवस्थित करें। एक जल दिया है, चीनी दिया, ऑक्सीजन दिया है। इन तीनों में देखेंगे तो ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में होता है, जल द्रव अवस्था में होता है, चीनी ठोस अवस्था में होता है। तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के जो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल होगा सबसे न्यूनतम होगा, और उसके बाद जल का होगा, और उसके बाद चीनी होगा। कारण क्या होगा? कारण में देखेंगे कि ऑक्सीजन एक गैस है जिसमें कणों के बीच आकर्षण बल न्यूनतम होता है। ऑक्सीजन एक गैस है जिसमें कणों के बीच आकर्षण बल न्यूनतम है होता है। द्रव अर्थात जल में गैसों के बीच गैसों से अधिक तथा ठोस अर्थात चीनी में कणों के बीच सर्वाधिक मजबूत आकर्षण बल होता है। प्रश्न 5 कह रहा है कि निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। तो जल की भौतिक अवस्था अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस पर जल किस अवस्था में होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जल किस अवस्था में होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे जल किस अवस्था में रह सकता है। इसमें ए का उत्तर होगा 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल द्रव अवस्था में होता है, और बी का उत्तर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल ठोस तथा द्रव दोनों अवस्था में हो सकता है, क्योंकि जल का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट तथा बर्फ का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट दोनों 0 डिग्री सेल्सियस होता है। सी का उत्तर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव तथा गैस दोनों अवस्था में हो सकता है, क्योंकि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है तथा जल 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में भी परिवर्तित होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस कॉमन है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का क्वथनांक सबसे अधिक होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर ही जल द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। धन्यवाद। प्रश्न 6 पुष्टि हेतु कारण दें। एक और है कि जल कमरे के ताप पर द्रव है, लोहे की अलमारी कमरे की ताप पर ठोस है। इसमें कारण देना है। ए का उत्तर हो जाएगा जल कमरे के ताप पर द्रव है, क्योंकि इसका हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। साथ ही इसका निश्चित आयतन होता है परंतु निश्चित आकार नहीं। बी का उत्तर हो जाएगा लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, क्योंकि इसका गलनांक कमरे के ताप से अधिक होता है। इसका निश्चित आकार तथा आयतन भी निश्चित होता है। 7 प्रश्न कह रहा है कि 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। उत्तर हो जाएगा 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ किसी पदार्थ या माध्यम से गुप्त ऊष्मा लेती है, जो पहले इसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है तथा बाद में इसके ताप में वृद्धि होती है। परंतु इसी ताप पर जल केवल ताप में वृद्धि के लिए ही ऊष्मा प्राप्त करता है, इसलिए बर्फ अधिक शीतलता प्रदान करता है तथा जल कम शीतल होता है। इसमें जैसे बर्फ का गुप्त ऊष्मा का मतलब ये है कि जब किसी पात्र में बर्फ को रख करके गर्म करते हैं, तो गर्म करने के उपरांत जब तक वो बर्फ पिघलता रहेगा तब तक उसके ताप पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अर्थात जो टेम्परेचर ताप दिया जाता है, आखिर वो ताप कहाँ चला जाता है, वही बर्फ जो होता है ना, गुप्त ऊष्मा के रूप में अपने पात्र या अपने अंदर क्या कर लेता है, समाहित कर लेता है। और जब तक बर्फ पिघलता रहता है उस समय अपने ताप में कोई परिवर्तन नहीं लाता है। लेकिन जल अपने जो
जल को जो ऊष्मा दिया जाता है वो जल क्या कर लेता है, उस ऊष्मा को तुरंत अपने टेम्परेचर में उस ऊष्मा के द्वारा खुद अपने टेम्परेचर में क्या तुरंत वो परिवर्तन ला लेता है। इसलिए जल थोड़ा गर्म महसूस होता है और बर्फ का टुकड़ा शीतल महसूस होता है। प्रश्न 8 है, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता उसमें अधिक महसूस होती है। उत्तर होगा भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है, क्योंकि 373 केल्विन अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित चित्र के लिए ए, बी, सी, डी, ई तथा एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। इसमें ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। अब इन सबको देखना है। इसमें देखना है कि ऊष्मा में वृद्धि तथा दाब में कमी हो रही है, नीचे ऊष्मा में कमी तथा ताप में वृद्धि हो रही है। यहाँ पे ए किसको प्रदर्शित करता है, ये ठोस है। ठोस यदि द्रव में बदलता है, ठोस द्रव में बदलता है तो उसको हम संगलन कहेंगे। क्या कहेंगे, संगलन कहेंगे। बी क्या प्रदर्शित करता है, बी देखेंगे कि बी यहाँ पे है, बी द्रव से गैस में बदल रहा है। तो द्रव से गैस में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। उसके बाद सी देखेंगे, सी क्या है, गैस से द्रव में बदलना, गैस से द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। उसके बाद डी द्रव से ठोस में बदलना, द्रव से ठोस में बदलना जमना कहलाता है। ई क्या है, ई यहाँ से ई ठोस से गैस में बदलना, ठोस से गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। एफ क्या है, एफ गैस से ठोस में बदलना, ये भी क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। गैस से ठोस में बदलना, गैस से ठोस में बदलना ये निक्षेपण कहलाता है, ऊर्ध्वपतन नहीं होगा, निक्षेपण। और ये हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। ठोस से गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है।